हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। टाइम्स कॉम्पिटिटिव क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 20 जनवरी और 20 जनवरी के करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट सवाल बन सकते हैं वो सभी सवालों को मैं आपको बताऊंगा और उससे संबंधित स्टैटिक जीके के जितने भी सवाल बन सकेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उस सभी के बारे में मैं बताऊँगा। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे मेरे प्यारे मित्रों। तो आज की क्लास की मैंने PDF है बता दूं मेरे दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं मेरे दोस्तों। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों बिना देरी किए हुए, और सेशन को शेयर जरूर करें दोस्तों, और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और शेयर करें। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपके सामने पहला सवाल। किस राज्य में 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 शुरू हुई है? तो मैं बता दूं इस सवाल की क्या सवाल पूछ रहा है कि महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप का शुरुआत हुआ मेरे दोस्तों। तो इसके बारे में बता दूं तो ये महिला राष्ट्रीय हॉकी जो चैंपियनशिप है ये 9वीं है। इस बार की कितनी है? 9वीं है मेरे दोस्तों। और इस बार का जो आयोजन हो रहा है तो वो हिमाचल प्रदेश में हो रहा है मेरे दोस्तों। कहाँ हो रहा है? हिमाचल प्रदेश में इसका आयोजन हो रहा है। और इसका उद्घाटन किसने किया मेरे दोस्तों? तो हिमाचल प्रदेश के जो CM है, मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर द्वारा इसका उद्घाटन किया गया मेरे दोस्तों। ठीक है, तो समझ में आया होगा कि महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, यहाँ अभी शुरू हो चुका है मेरे दोस्तों। और ये कितने नंबर का है? ये 9वें नंबर का राष्ट्रीय महिला हॉकी आइस चैंपियनशिप है। चलिए अगले सवाल की ओर ले चलते हैं। ये जो है ये राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन हो रहा है हिमाचल प्रदेश में, उसका ये पिक्चर है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। ये हाल ही में आइस हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन हुई है। आइस हॉकी चैंपियनशिप पुरुष वाला, इसमें आप ऐड कर लीजिएगा, पुरुष वाला जो हुआ है वो कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन जो हुआ मेरे दोस्तों वो लद्दाख में हुआ था। लद्दाख में इसका आयोजन हुआ था। और इसमें विजेता जो रही थी मेरे दोस्तों, तो विजेता की बात करें तो इसमें कौन जीता था? आइस हॉकी चैंपियनशिप विजेता जो है वो ITBP थे। ITBP, इंडो तिब्बती बॉर्डर पुलिस जो है ITBP, वो सैन्य बल, ये जो है सो आइस हॉकी चैंपियनशिप का खिताब जीता था मेरे दोस्तों, पुरुष वाला। और महिला वाला अभी हाल ही में बताया मैंने, हिमाचल प्रदेश में इसका आयोजन हो रहा है। अगला सवाल है कि भारत का पहला 100% वैक्सीनेशन वाला राज्य कौन है? तो अगेन ये क्या है? हिमाचल प्रदेश। 100% वैक्सीनेशन वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश, पूर्ण टीकाकरण वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। और अगर यदि बात करें मेरे दोस्तों कि 100% वैक्सीनेशन वाला शहर कौन सा है, शहर की बात करें तो हिमाचल प्रदेश का ही शहर है किन्नौर शहर मेरे दोस्तों। कौन सा है? किन्नौर शहर है जो 100% वैक्सीनेशन वाला शहर है। अगला है कि पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो अगेन ये क्या है? पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में पीन घाटी नेशनल पार्क है। आप कमेंट में बताएं कि हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में गवर्नर कौन है, राज्यपाल कौन है, कमेंट में बताएं। चलिए अगले सवाल की ओर ले चलते हैं मेरे दोस्तों। ये रहा अगला सवाल, क्या है? सिपकिला दर्रा और रोहतांग सुरंग कहाँ है? तो सिपकिला दर्रा की बात करें तो ये है सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में मेरे दोस्तों। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। और सिपकिला दर्रे से ही सतलुज नदी जो भारत में प्रवेश करती है। सतलुज नदी जो है भारत में कौन से दर्रे से प्रवेश करती है मेरे दोस्तों? तो सिपकिला दर्रे से सतलुज नदी जो है सो भारत में प्रवेश करती है। अगला बात करें मेरे दोस्तों रोहतांग सुरंग, तो रोहतांग सुरंग का ये भी हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश में। और इसका नाम वर्तमान में बदल कर अटल सुरंग कर दिया गया है। अटल सुरंग इसका नया नाम है मेरे दोस्तों। अटल सुरंग इसका नया नाम है। इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई 9.02 किलोमीटर है मेरे दोस्तों। 9.202 किलोमीटर इसकी लंबाई है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा कि सिपकिला दर्रे से ही भारत में सतलुज नदी प्रवेश करती है। और रोहतांग सुरंग का नया नाम बदल कर दिया गया अटल सुरंग मेरे दोस्तों। इसकी कुल लंबाई 9.02 किलोमीटर है। और ये दोनों कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। चलिए अगले सवाल की ओर ले चलते हैं। ये रहा आपके सामने दूसरा सवाल। सवाल क्या है कि किसने मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसमें स्टार लगा लीजिए। ये आने वाले कोई भी एग्जाम में छपने की प्रबल संभावना है, इसलिए इसको आप ध्यान से सुने और इसको याद करने का कोशिश करें। क्या है? मिसेस वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीत लिया है? तो इसका सही जवाब है साइलिन फोर्ड। किसने जीत लिया है? साइलिन फोर्ड ने यह अवार्ड जीत लिया, और ये अमेरिका की है। कहाँ की मेरे दोस्तों? अमेरिका की है। और मिसेस वर्ल्ड 2022 का खिताब ये जीत लिया है। चलिए मैं इसको फोटो में आपको दिखाता हूँ। ये है साइलिन फोर्ड जो कि अमेरिका की है, और मिसेस वर्ल्ड का खिताब इस बार का 2022 का टाइटल अपने नाम कर लिया ये।
चलिए आपको इसमें ध्यान में रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए अगले सवाल की ओर ले चलते हैं। ये रहा आपके सामने अगला सवाल, क्या है कि हाल ही में 17वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता किसने जीता है। आपको पता होगा कि मिस यूनिवर्स जो है इस बार का आयोजन हुआ था इजराइल में। कहाँ हुआ था? इजराइल में इसका आयोजन हुआ था, जिसमें हरनाज संधू जो है हरनाज संधू जो है सो इसमें इस टाइटल का विजेता रही थी। हरनाज संधू मिस यूनिवर्स जो है सो कौन जीती थी? हरनाज संधू, जो कहाँ की है? पंजाब की है मेरे दोस्तों। कहाँ की है? पंजाब की है। और ये कितने नंबर की मिस यूनिवर्स था? 17 नंबर का। और इसको आपको ध्यान में रखना है कि इसका आयोजन कहाँ हुआ था? इजराइल में हुआ था। और विजेता कौन है? हरनाज संधू, जो कि कहाँ की है? पंजाब की है और भारतीय है मेरे दोस्तों। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। इसको आपको बहुत ही ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारतीय है और जिसने मिस यूनिवर्स का टाइटल जीता है। ठीक है। अगला, अल्पेशियन पर्वत किस देश में स्थित है? तो अल्पेशियन पर्वत की बात करें तो ये अमेरिका में स्थित है मेरे दोस्तों। अल्पेशियन पर्वत कहाँ है? अमेरिका में। अगला सवाल क्या है कि गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका में कहाँ पर हुई थी? बहुत ही बढ़िया सवाल है, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका में किस जगह पर हुई थी। तो इसका सही जवाब है सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी मेरे दोस्तों। ठीक है मेरे प्यारे लाडलों, कहाँ हुई थी? सैन फ्रांसिस्को में। फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना हुई थी। आपको ये बताना है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी। मैं बता दूं कि गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुआ था। कब से हुआ था? 1913 में, 1913 में इसकी स्थापना हुई थी। आपको बताना है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी। एक मैं बता देता हूँ, लाला हरदयाल प्रसाद थे, और दूसरा कौन है था आपको कमेंट में बताना है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी। मैंने बता दिया कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुआ था? सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। और कब हुआ था? तो 1913 में हुआ था। इसकी स्थापना किसने की थी आपको कमेंट में बताना है। जिसमें दो व्यक्ति ने किया था, जिसमें से एक जो है मैंने बताया कौन था और दूसरा आपको बताना है। ठीक है, लाला हरदयाल प्रसाद थे पहले और दूसरे व्यक्ति कौन थे आपको कमेंट में बताना है। चलिए अगले सवाल की ओर ले चलते हैं मेरे दोस्तों। ये सेशन अच्छा लग रहा हो मेरे दोस्तों तो सेशन को जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और चैनल पर नए हैं दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मुझे भी अच्छा लगे। और कमेंट जरूर कीजिएगा कि क्लास कैसा लग रहा है मेरे दोस्तों, ताकि मैं अगली बार जब आऊँ तो दुगनी ऊर्जा के साथ आऊँ। और कहीं गलती या कहीं कमी लग रहा है मेरे दोस्तों तो आप ज़रूर बताइएगा, मैं उसमें अगली बार से कुछ बेहतर करने का कोशिश करूँगा, प्रयास करूँगा मेरे दोस्तों। चलिए आप कमेंट जरूर कीजिएगा, इससे मुझे एनर्जी मिलती है, एक नई ऊर्जा मिलती है आपने आपके सवाल को लाने मेरे दोस्तों। चलिए अगला सवाल की ओर बात करते हैं। सवाल क्या है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए रोजगार मिशन शुरू किया है? ठीक है मेरे दोस्तों, बहुत ही बढ़िया सवाल है कि रोजगार मिशन जो है सो किस राज्य ने शुरू किया है रोजगार को पैदा करने के लिए। तो मैं बता दूं कि रोजगार मिशन जो है सो छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू किया है। किसने? छत्तीसगढ़ जो सरकार है उसने जो है सो रोजगार मिशन की शुरुआत की है। और इसका उद्देश्य क्या है मेरे दोस्तों? उद्देश्य क्या है कि अगले 5 वर्षों में 15 लाख नौकरी का उत्पन्न करना है। क्या करना है? अगले 5 वर्षों में 15 लाख नौकरियों का उत्पन्न करना है। ये छत्तीसगढ़ सरकार का ये उद्देश्य है मेरे दोस्तों। और छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है? सीएम की बात करूँ मेरे दोस्तों तो यहाँ के सीएम है भूपेश बघेल। कौन है? भूपेश बघेल जो है वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, तो आप समझ में आया होगा कि रोजगार मिशन का क्या उद्देश्य है कि अगले 5 वर्षों में 15 लाख नौकरियों को उत्पन्न करना। ये मिशन रोजगार मिशन का एकमात्र उद्देश्य है। कौन सा राज्य सरकार द्वारा मेरे दोस्तों? तो छत्तीसगढ़। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, आपको अच्छा लग रहा होगा। चलिए अगले सवाल की ओर ले चलते हैं। ये हैं भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ के सीएम हैं और इसका उद्देश्य क्या है? मिशन 15 लाख रोजगार। और कितने साल में? अगले 5 ईयर्स में, नेक्स्ट 5 ईयर्स में 15 लाख नौकरियों का उत्पन्न करना एकमात्र उद्देश्य है रोजगार मिशन का। चलिए अगले सवाल की ओर ले चलते हैं। ये रहा आप लोगों के सामने चौथा सवाल। ठीक है, इसको आराम से जवाब दीजिए, सुनिएगा इसको कि 17 जनवरी 2022 को किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने प्रदेश की पहली इलेक्ट्रिक बस शुरुआत की है? बहुत ही प्यारा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है कि पहली है, देश की पहली। जहां पहली आए उसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाने की इसकी बहुत ही ज़्यादा संभावना होती है। ठीक है, तो क्या इलेक्ट्रिक बस जो है कहाँ जो है सो पहली बार शुरुआत की गई? कौन से राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में? तो इसका सही जवाब है दिल्ली। ठीक है, दिल्ली सरकार ने ही जो है सो इलेक्ट्रिक बस की शुरुआत की है। और इसका उद्घाटन किसने किया मेरे दोस्तों? तो वहाँ दिल्ली के जो सीएम है अरविंद केजरीवाल। कौन? अरविंद केजरीवाल द्वारा किया गया। ठीक है,
केजरीवाल द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। और ये इलेक्ट्रिक बस जो है ये शुरू किया गया, वो कौन से योजना के द्वारा शुरू किया गया मेरे दोस्तों? तो फेम योजना के द्वारा ये जो इलेक्ट्रिक बस की शुरुआत की गई है, ठीक है। अब फेम योजना का संबंध किससे है? तो इलेक्ट्रिक बस से फेम योजना का संबंध है मेरे दोस्तों, ठीक है। तो आई होप ये सवाल क्लियर होगा कि पहली जो है इलेक्ट्रिक बस की शुरुआत कहाँ की गई है? दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल ने किया है। और कौन सी योजना के तहत किया गया मेरे दोस्तों? तो फेम योजना के तहत। और फेम योजना की संबंध किससे मेरे प्यारे दोस्तों? तो इलेक्ट्रिक बस से संबंध है इसका, ठीक है। आई होप ये सवाल बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए मैं अगले सवाल की ओर ले चलता हूँ। ये रहा आपके सामने अगला सवाल। क्या है कि हाल ही में किस टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म ने जागरूक वोटर अभियान शुरू किया है? तो मैं बता दूं कि अभियान का नाम क्या है? जागरूक वोटर अभियान। जागरूक वोटर अभियान जो है ये किस प्लेटफॉर्म द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका जवाब है ट्विटर। किसके द्वारा? ट्विटर द्वारा ये शुरू किया गया। तो ये क्यों शुरू किया गया, इसको आपको बहुत ही अच्छे से समझना कि ये जागरूक वोटर अभियान बीच में क्यों शुरू किया गया। क्योंकि पता है कि जो भारतीय निर्वाचन आयोग है उसने 5 राज्यों में, कितने 5 राज्यों में लोकसभा चुनाव की तारीख घोषित कर दिया गया है, ठीक है। लोकसभा चुनाव की तारीख जो है वो घोषित कर दिया जा चुका है। इसीलिए वहाँ के जो वोटर्स हैं उसको जागरूक करने के लिए जागरूक वोटर अभियान शुरू किया गया। और किसके द्वारा? ट्विटर के द्वारा। मैं बता दूं कि ये 5 राज्य कहाँ जो चुनाव होने हैं मेरे दोस्तों? तो एक है उत्तर प्रदेश, ठीक है, एक है पंजाब मेरे दोस्तों, ठीक है, एक है उत्तराखंड, ठीक है मेरे दोस्तों, एक है मणिपुर, एक है गोवा। ये 5 वो राज्य हैं जहाँ लोकसभा के चुनाव होने हैं और यहाँ ये तारीख की घोषणा की जा चुकी है। मैं बता दूं इसमें से इम्पोर्टेंट है उत्तर प्रदेश। इसको आपको ध्यान में रखना है। क्यों? क्योंकि यहाँ सर्वाधिक लोकसभा की सीटें हैं। भारत में कुल सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें कितने? 403 है। कहाँ? उत्तर प्रदेश में मेरे दोस्तों, ठीक है। और मैं बता दूं उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होना है ये एग्जाम में एकदम पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होना है वो कितनों चरणों में होगा? तो ये 7 चरणों में इस बार का लोकसभा का चुनाव होगा। आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। आई होप ये पूरा सवाल क्लियर हुआ होगा कि जागरूक वोटर अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ट्विटर के द्वारा, ठीक है। और ट्विटर के जो CEO है मैं बता दूं, इधर यहीं लिख देता हूँ, ट्विटर के CEO जो हैं वो पराग अग्रवाल हैं। पराग अग्रवाल जो है ट्विटर के वर्तमान में CEO है। चलिए अगले सवाल की ओर ले चलता हूँ। ये अगला सवाल है कि 17 जनवरी 2022 को किसने परिधान निर्यात संवर्धन, ये EPC, ठीक है, अप्रेजल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन कौन बने हैं? तो मैं पहले इसको बता दूं तो ये क्या है? परिधान मीन्स होता है कपड़ा। क्या होता है? परिधान मीन्स कपड़ा। तो आई होप इस समझ में आया होगा कि ये कौन सा मंत्रालय के अंतर्गत आएगा? कपड़ा मंत्रालय के अंतर्गत। तो मैं इसके बारे में बता दूं कि परिधान निर्यातन संवर्धन परिषद की स्थापना 1978 में हुई थी। कब? 1978 में। इसका मुख्यालय की बात करूँ तो इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है। कहाँ? गुरुग्राम, हरियाणा में इसका मुख्यालय मेरे दोस्तों, ठीक है। इसके वर्तमान में जो नए चेयरमैन बने हैं वो कौन है? ये आपके सामने वो नरेंद्र कुमार गोयनका है मेरे दोस्तों। आई होप ये क्लियर हुआ होगा कि जो भारतीय परिधान निर्यात संवर्धन के नए चेयरमैन बने हैं नरेंद्र कुमार गोयनका। इसकी स्थापना कब हुई? 1978 में। इसका मुख्यालय कहाँ है मेरे दोस्तों? गुरुग्राम, हरियाणा में। चलिए ये क्लियर हुआ होगा। आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा डी में अलका मित्तल। ये आपको मैं हाल ही में बताया था कि अलका मित्तल जो है सो ONGC की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना, ONGC की पहली महिला अध्यक्ष अलका मित्तल। चलिए अगले सवाल की ओर ले चलते हैं। ये रहा आपके सामने 7वां सवाल। सवाल क्या है मेरे दोस्तों? सवाल ये है कि केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कितने डॉपलर मौसम रडार देश को समर्पित किए राष्ट्र को? मैं सीधे सवाल को बताता हूँ कि कितने जो डॉपलर मौसम रडार जो राष्ट्र को समर्पित किए हैं, ठीक है, दिए हैं। तो मैं बता दूं कि मौसम रडार क्या होता है। तो मौसम संबंधी जितने भी घटना होते हैं, घटना उस सभी के बारे में पता लगाने के लिए ये मौसम रडार जो है सो स्थापित किया जाता है मेरे दोस्तों, ठीक है। तो ये कितने जो अभी हाल ही में राष्ट्र को समर्पित किया गया है तो वो 4, ठीक है। कितने? 4 मौसम रडार जो है वो समर्पित किए गए हैं। किसको? हमारे राष्ट्र देश को, ठीक है। और ये क्या करेगा? ये किसके बारे में पता चलाएगा कि कहाँ कितना तूफान आना है, कहाँ चक्रवात आनी है, कहाँ बारिश होनी है। आप सुनते होंगे मेरे दोस्तों या तो कहीं देखते होंगे कि इतने तारीख को क्या होगी, बारिश होने की संभावना। वो सारा किससे वो सूचना प्राप्त होता है? तो इसी से मौसम रडार से पता चलता है, ठीक है। तो रडार ये काम कैसे करेगा मेरे दोस्तों? तो ये रडार कैसे से काम करता है? सैटेलाइट से। कैसे काम करता है मेरे दोस्तों? सैटेलाइट से काम करता है। तो सैटेलाइट जब आ गया तो सैटेलाइट की लॉन्च कौन करेगा मेरे दोस्तों? तो एक ही है, इसरो, ठीक है। तो ये जो मौसम रडार स्थापित किया गया है वो इसरो की मदद से किया गया है, ठीक है। और किसके द्वारा किया गया है मौसम रडार? IMD के द्वारा। IMD क्या है?
इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा इसकी स्थापना किया गया। और कुल कितने समर्पित किए राष्ट्र को, तो 4। ठीक है, आई होप ये सारा सवाल आपका क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। ये रहा आपके सामने 8वां सवाल। क्या है कि सामाजिक कार्यकर्ता और पद्मश्री से सम्मानित शांति देवी का 16 जनवरी 2022 को निधन हो गया, वह किस राज्य से संबंधित है? तो मैं बता दूं, शांति देवी किसकी बात करें, शांति देवी। तो शांति देवी जो है एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। क्या थी ये? सामाजिक कार्यकर्ता थी। ठीक है, और ये उड़ीसा से संबंधित थी। कहाँ से? उड़ीसा राज्य से ये इसका संबंध था। और ये इसको ध्यान में रखना, ये पूछा जाता है कि शांति देवी का हाल ही में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो ठीक है, तो आपको याद रखना कि वो क्या थी, एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। ठीक है, और इसको मैं बता दूं कि भारत के चौथे सबसे बड़े सम्मान पद्मश्री से इसको जो है सो 2021 में सम्मानित किया गया था शांति देवी को। ठीक है, आई होप ये सवाल क्लियर हुआ होगा। ये हमारे देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और ये है शांति देवी। ठीक है, 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया, जिसका हाल ही में निधन हो गया, और ये एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। चलिए अगले सवाल की ओर ले चलते हैं। ये रहा आप लोग सामने 9वां सवाल। क्या है कि हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर क्लाइव लॉयड की नाइटहुड से उपाधि से सम्मानित किया गया? तो साफ साफ क्या है कि किस देश के ये पूर्व क्रिकेटर थे क्लाइव लॉयड, जिसको नाइटहुड की उपाधि दिया गया। तो पहले मैं बता दूं कि नाइटहुड की उपाधि जो है सो ब्रिटेन के राजा द्वारा दिया जाता है। ब्रिटेन के जो राजा हैं उसके द्वारा ये उपाधि दिया जाता है। और ये किसको दिया गया है इस बार का उपाधि? तो क्लाइव लॉयड को। किसको दिया गया मेरे दोस्तों? क्लाइव लॉयड को ये दिया गया है उपाधि। और ये जो है सो वेस्ट इंडीज के जो है पूर्व कप्तान रह चुके हैं। पूर्व कप्तान जो है वेस्ट इंडीज के रह चुके हैं मेरे दोस्तों। ठीक है, कौन? लॉयड, क्लाइव लॉयड। ठीक है, और ये नाइटहुड की उपाधि होता क्या है? तो इसमें नाइटहुड की उपाधि में आपके नाम के आगे क्या लगता है? सर लगता है। क्या लगता है? सर। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ होगा कि नाइटहुड की उपाधि कौन देते हैं? ब्रिटेन के राजा द्वारा दिया जाता है। और इस बार किसको दिया गया? तो क्लाइव लॉयड को दिया गया, जो वेस्ट इंडीज के पूर्व कप्तान थे। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर ले चलते हैं। ये ओए भाई साहब देखिए, इसको ऐसा लग रहा है जैसे कि क्या इसका गर्दन उड़ा देगा तलवार से। ठीक है, लेकिन ये वैसा नहीं, ये क्या है? सम्मान है। ये क्या है? सम्मान है मेरे दोस्तों। और ये कैसे सम्मान है? नाइटहुड की उपाधि दी है, जिसमें क्या है? आपके नाम के आगे सर लगता है। क्या लगता है? सर। आपको ये बताना है, आपको एक कमेंट में बताइएगा। मेरे दिमाग में सवाल आया है कि ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जो है दिसंबर का किसको दिया गया? प्लेयर ऑफ द मंथ दिसंबर को किसको दिया गया? ये आपको कमेंट में बताना मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर ले चलते हैं। ये रहा आपके सामने अगला सवाल और इस सेशन का आखिरी सवाल। क्या है? किस राज्य के पेंच टाइगर रिजर्व में, ठीक है, पेंच टाइगर रिजर्व में सुपर मोम कोलरवाली के नाम से मशहूर 17 साल की बाघिन का निधन हो गया? तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये बाघिन मर गई है, तो इसके बारे में क्यों हमको पढ़ाया जा रहा है? टाइग्रेस का जो निधन हो गया है, इसके बारे में मुझे क्यों पढ़ाया जा रहा है? क्यों पढ़ाया जा रहा है? क्योंकि मैं बता दूं मेरे दोस्तों, ये बाघिन है जो मध्य प्रदेश, जो वर्तमान में ये टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है, इसको टाइगर स्टेट का दर्जा दिलाने में इसका बहुत ही बड़ा योगदान रहा था मेरे दोस्तों। क्यों रहा था? क्योंकि ये जो है 29 शावकों को जन्म दिया था। 29 शावकों को ये जन्म दी थी बाघिन। शावक क्या होते हैं मेरे दोस्तों? तो बाघ के बच्चे को शावक बोलते हैं। तो 29 शावकों को ये जन्म दिया था, इसलिए ये बहुत ही फेमस थी। और इसको सुपर मोम या कॉलरवाली के नाम से भी ये प्रसिद्ध थी, जो मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा देने में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा था, जिसका हाल ही में 40 वर्ष की आयु में निधन हो गया। कितना? 40 ईयर्स की आयु में इसका निधन हो गया। आपको याद रखना है। ठीक है, और ये पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ का था? मध्य प्रदेश में। चलिए अगले सवाल की ओर ले चलते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क मेरे दोस्तों असम में है। कहाँ है? काजीरंगा नेशनल पार्क असम में। ठीक है, गिर नेशनल पार्क कहाँ है? गुजरात में। गुजरात में गिर नेशनल पार्क है। ठीक है मेरे दोस्तों, अब चलिए अगले सवाल की ओर ले चलते हैं। हेमिस नेशनल पार्क ये लद्दाख में है। कहाँ है? लद्दाख में हेमिस नेशनल पार्क है। मैं बता दूं कि ये देश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। देश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? हेमिस नेशनल पार्क, जो लद्दाख में है। आप कमेंट में ये बता दीजिए कि देश का सबसे छोटा नेशनल पार्क का नाम क्या है और किस राज्य में है। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए अगले सवाल की ओर ले चलते हैं कि कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है? कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। कहाँ है मेरे दोस्तों? मध्य प्रदेश में कान्हा नेशनल पार्क है। ठीक है, तो मैंने आपसे क्या सवाल किया कि भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क कहाँ है? ठीक है, उसका नाम क्या है और किस
राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में मेरे दोस्तों। चलिए, ये इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है जिसको मैंने आपको बता दिया, आपको ध्यान में रखना है मेरे दोस्तों, ठीक है। चलिए अगले, ये है कल का जीके का सवाल, क्या था कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय या किस अनुच्छेद में उल्लेखित है इसके बारे में। तो अभिलेख न्यायालय क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट कोई भी जजमेंट जो देती है, ठीक है मेरे दोस्तों, जजमेंट जो देती है, अपना न्याय जो देती है, वो कभी भी उसको रिव्यू कर सकती है। इसमें इस अनुच्छेद में उसको ये अधिकार है। तो वो कौन सा अनुच्छेद है मेरे दोस्तों, तो अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 129 में लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। आपको दिख रहा होगा मेरे दोस्तों कि अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 108 में क्या है मेरे दोस्तों, ज्वाइंट सिटिंग, संयुक्त बैठक, संयुक्त जो बैठक है वो कौन सा अनुच्छेद में लिखा हुआ, अनुच्छेद 108 में। आज का जीके का सवाल मैं नहीं ला पाया मेरे दोस्तों, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं, लेकिन आप घबराएं नहीं, मैं उसी से सवाल बनाऊंगा कि अनुच्छेद 143 में क्या है, ये आपको कमेंट में बताना है। आज का टुडेज जीके सवाल है, टुडेज जीएस का जो सवाल है कि अनुच्छेद 143 में क्या है, ठीक है, आपको बताना है, ठीक है मेरे दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगर क्लास अच्छा लगा हो, सेशन अच्छा लगा हो मेरे दोस्तों, तो सेशन को लाइक और शेयर करना ना भूलें मेरे प्यारे दोस्तों। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और आगे की वीडियो सबसे पहले आप पाएँ, ठीक है मेरे दोस्तों। तो चलिए क्लास को समाप्त करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। और क्लास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मेरे दोस्तों। कमेंट करने से मुझे क्या मिलती है, एक बूस्टअप मिलती है, ठीक है मेरे दोस्तों, जिससे मैं अगली बार और एनर्जी के साथ आप लोगों के साथ सारे सवाल को लेकर आऊँ। चलिए तो क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों।